हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आपकी स्टडीज बहुत ही ज़बरदस्त चल रही होगी। मेरा नाम है इंजमाम खान। स्वागत करता हूं आपका हमारे शानदार यूट्यूब प्लेटफॉर्म जिसका नाम है FMI करियर इंस्टीट्यूट। जैसा कि बच्चों आपको पता है कि हमारा प्रारंभ सीरीज का कारवा स्टार्ट हो चुका है, जिसमें हम आपको क्लास 11-12 की बिजनेस स्टडीज, अकाउंटेंसी और इकोनॉमिक्स का पूरा सिलेबस कंप्लीट करवाएंगे विद लॉट्स ऑफ प्रैक्टिस क्वेश्चंस। अभी तक हमने क्लास 12 बिजनेस स्टडीज के अंदर 5 चैप्टर्स को पूरी तरीके से पढ़ लिया है, जिसमें हमने नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, बिजनेस एनवायरनमेंट, प्लानिंग और ऑर्गेनाइजिंग को बहुत अच्छी तरीके से समझा था। देयर आर 5 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, दैट इज प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। प्लानिंग और ऑर्गेनाइजिंग हमने बहुत अच्छी तरीके से समझ लिया है। हमने स्टार्ट किया था थर्ड फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, दैट इज स्टाफिंग। अगर अभी तक आपने प्रीवियस चैप्टर्स के लेक्चर्स को नहीं देखा है तो फटाफट से प्लेलिस्ट में जाएं और प्रीवियस चैप्टर के लेक्चर्स को अच्छी तरीके से प्रिपेयर करें, उनके नोट्स बनाएं। कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में अपने सवालों को छोड़ दें। वीडियोस अगर आपको पसंद आ रही हैं तो वीडियोस को लाइक करना है, दोस्तों के साथ शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन पर जरूर क्लिक करना ताकि आपको वीडियोस के नोटिफिकेशंस टाइम टू टाइम मिलते रहे। क्लियर है बच्चों? तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम चैप्टर नंबर 6 स्टाफिंग। हालांकि स्टाफिंग हमने स्टार्ट कर दिया था, जिसका एक बेसिक इंट्रोडक्शन हमने समझा था, फाइंडिंग द राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब। स्टाफिंग की इंपॉर्टेंस को हमने समझा, इसकी फीचर्स को हमने समझा, इसकी सिग्निफिकेंस को हम समझा कि एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ के लिए स्टाफिंग कितनी ज़रूरी है। जब आप सही काम के लिए सही बंदे को अपॉइंट करते हो तो वो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करता है रिसोर्सेज का और 100% इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी के साथ वो काम करता है। गेटिंग माय पॉइंट? उसके बाद हमने क्या बात करी थी? उसके बाद हमने बात करी थी कि स्टाफिंग का प्रोसेस क्या होता है, और देयर आर 4 एलिमेंट्स ऑफ स्टाफिंग, दैट इज रिक्रूटमेंट, 3 एलिमेंट्स ऑफ स्टाफिंग, दैट इज रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन एंड थर्ड इज ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने रिक्रूटमेंट समझा था कि रिक्रूटमेंट क्या होती है, और 2 तरीके से रिक्रूटमेंट करती है कंपनी। एक होते हैं इंटरनल सोर्सेस और एक होते हैं एक्सटर्नल सोर्सेस। इंटरनल सोर्सेस में हमने बात करी थी ट्रांसफर के बारे में, जिसमें आदमी की रेस्पॉन्सिबिलिटी और रैंक में कोई चेंजेस नहीं आता है, बस उसकी जॉब लोकेशन चेंज हो जाती है। सेकंड हमने बात करा था प्रमोशन के अंदर, जिसमें आदमी की रेस्पॉन्सिबिलिटी, उसकी रैंक, उसकी सैलरी सब चेंज होती है, जैसे कि असिस्टेंट मैनेजर को मैनेजर बना देना, जूनियर मैनेजर को सीनियर मैनेजर बना देना, इसे हम प्रमोशन कहते हैं। ये थे इंटरनल सोर्सेस ऑफ रिक्रूटमेंट। इनके हमने एडवांटेजेस भी पढ़े थे और इनके हमने डिसएडवांटेजेस भी पढ़े थे कि व्हाट आर द मेरिट्स ऑफ इंटरनल सोर्सेस ऑफ रिक्रूटमेंट एंड व्हाट आर द डीमेरिट्स ऑफ इंटरनल सोर्सेस ऑफ रिक्रूटमेंट। आज हमें बात करनी है एक्सटर्नल सोर्सेस की, यानी कि बाहरी जो तरीके होते हैं जिससे कंपनी स्टाफिंग फंक्शन को परफॉर्म करती है, उसे हम बोलते हैं एक्सटर्नल सोर्सेस। और एक्सटर्नल सोर्सेस में क्या क्या तरीके होते हैं? तो पहला तरीका होता है बच्चों हमारा डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में क्या होता है, इसके अंदर एक नोटिस जो है कंपनी के जरिए नोटिस बोर्ड पर लगाया जाता है, जिसमें लिखा होता है कि कौन सी जॉब्स की रिक्वायरमेंट या कौन सी जॉब्स के लिए उनको लोगों की रिक्वायरमेंट है। सारे के सारे जो भी लोग हैं जिनको वो नौकरी करनी है, वो फैक्ट्री के गेट के बाहर खड़े हो जाते हैं। पर्टिकुलर डेट और सिलेक्शन हाथों हाथ होता है। इस तरीके का रिक्रूटमेंट जनरली जो है बेटा फैक्ट्री वर्कर्स के लिए निकाला जाता है, जिसमें अनस्किल्ड और सेमी स्किल्ड वर्कर्स की कंपनी को रिक्वायरमेंट रहती है। जैसे कि मान के चलिए कि फैक्ट्री के अंदर आपको ज़्यादातर अनस्किल्ड और सेमी स्किल्ड वर्कर्स की रिक्वायरमेंट रहती है, जिन्हें डेली बेसिस पर वेजेस पेमेंट करी जाती है। उस तरीके की रिक्रूटमेंट को फिल करने के लिए एक नोटिस बोर्ड पर नोटिस लगाया जाता है, और उस नोटिस की डेट के अकॉर्डिंग सारे के सारे लोग वहाँ पे इकट्ठे हो जाते हैं और सिलेक्शन भी ऑन द स्पॉट ही डन हो जाता है, क्योंकि इसमें कोई टेस्ट इंटरव्यू नहीं होता है, क्योंकि इस तरीके की रिक्रूटमेंट के अंदर ज़्यादातर अनस्किल्ड और सेमी स्किल्ड वर्कर्स की एक कंपनी को रिक्वायरमेंट रहती है। इसे हम बोलते हैं डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट एक बाहरी सोर्स है रिक्रूटमेंट करने का। इसमें इंटरनल कंपनी के अंदर से कोई एम्प्लॉयज को नहीं लिया गया, बाहर से हमने एम्प्लॉयज को हायर किया है। दूसरे होते हैं कैजुअल कॉलर। देखिए बहुत बड़ी बड़ी जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होती है वो एक पूरा डाटा इकट्ठा करके रखती है उन एप्लीकेंट्स का जो उनके ऑफिस में आए थे। फॉर एग्जाम्पल मान के चलिए मैं एक ऑफिस में जाता हूँ कि मुझे नौकरी चाहिए। कंपनी मुझसे बोलती है कि सर अभी हमारे पास कोई वैकेंसी नहीं है, बट यू कैन सबमिट योर रेज्यूमे। मैंने वहाँ पे रेज्यूमे सबमिट कर दिया, लेकिन उस टाइम पे नौकरी नहीं थी, और उस बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ने उस रेज्यूमे को सबमिट करके रख लिया। जब इन फ्यूचर में उन्हें वैकेंसी निकलेगी, किसी पर्सन की रिक्वायरमेंट होगी, तो वो मुझे कॉल करेंगे और मुझे उस जगह पे वो नौकरी दे देंगे। तो इसे हम बोलते हैं कैजुअल कॉलर। एक डाटा होता है बेटा बड़ी बड़ी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के पास कि जब जब उनके पास कोई वैकेंसी अराइज होती है तो वो इन सभी रेज्यूमे को स्क्रीन करते हैं, देखते हैं कि इसमें से कौन सा बंदा उनको चाहिए जिस काम के लिए उनको वैकेंसी को फिल करना है, और जो मेजर क्वालिफिकेशन होती है उसके अकॉर्डिंग वो क्या करते हैं, उस पर्टिकुलर पर्सन को फोन करते हैं और कॉलिंग के जरिए उसको क्या कर लिया जाता है, नौकरी पे रख लिया जाता है।
तीसरा तरीका होता है बेटा एडवर्टाइजमेंट। ये मोस्ट कॉमन मेथड है बेटा एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट का, जिसमें वैकेंट पोजीशन के बारे में न्यूज़पेपर या मैगजीन्स या जर्नल्स के अंदर एडवर्टाइजमेंट निकाला जाता है। एडवर्टाइजमेंट से क्या होता है बेटा, वैकेंसी के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा रेंज ऑफ कैंडिडेट्स को बारे में पता चल जाता है और ज़्यादा से ज़्यादा एप्लीकेशंस कंपनी के पास आते हैं, और जितने ज़्यादा एप्लीकेशंस कंपनी के पास आएंगे उतना ही ज़्यादा उनके लिए आसान होगा एक सुटेबल कैंडिडेट को क्या करना बेटा, इलेक्ट करना या सिलेक्ट करना। गेटिंग माई पॉइंट? क्लियर बेटा? क्लियर है? और एक होता है एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। देखिए एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज आज के टाइम पे अच्छा तरीका है रिक्रूटमेंट करने का, जिसमें अनस्किल्ड वर्कर्स को भी नौकरी मिलती है और स्किल्ड वर्कर्स को भी नौकरी मिलती है। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में जाके आप अपनी डिमांड के अकॉर्डिंग क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं कि आपको कौन सी नौकरी चाहिए, और उनकी जान पहचान पूरे मार्केट में होती है, लेकिन हाँ आपको एक पर्टिकुलर अमाउंट इनको पे करना पड़ता है अगर आपको नौकरी चाहिए तो। प्लेसमेंट एजेंसीज और मैनेजमेंट कंसल्टेंसी भी वही होती है बेटा, ये पूरे नेशनल वाइड आपको सर्विस और डिमांड सप्लाई करवाने का काम करती है। इनके पास आपका पूरा बायोडाटा रिकॉर्ड होता है। जब आपकी डिमांड के अकॉर्डिंग जॉब कहीं पे भी निकल के आती है तो ये आपका नाम वहाँ पे देते हैं, लेकिन बदले में ये आपसे एक पर्टिकुलर फीस को चार्ज करते हैं बेटा, जैसे सैलरी का 20% ले लेते हैं या एक फिक्स्ड सिक्योरिटी अमाउंट आपके साथ रखवा लेते हैं, ताकि आप क्या कर पाए, जो उन्होंने आपको नौकरी प्रोवाइड करवाई है उसके बदले में आपसे कुछ पैसा चार्ज करते हैं। कैंपस रिक्रूटमेंट क्या होता है, जैसे आप समझिए अभी आप 12th बोर्ड का पेपर देंगे, उसके बाद आप CUET देंगे, तो CUET में अगर आप अच्छे परसेंटेज स्कोर करेंगे तो आपको बहुत अच्छा कॉलेज मिलेगा। और कॉलेज के अंदर मान के चलिए आप BCom परसू करते हैं या BBA परसू करते हैं, तो 3 साल का कोर्स होता है BCom का, बैचलर ऑफ कॉमर्स का। अगर आप एक अच्छे कॉलेज में जाते हैं तो सेकंड ईयर के बाद ही बड़ी बड़ी जो कंपनीज होती है वो आपको रिक्रूट करने के लिए आपके कैंपस में आएगी। जैसे आपने 3 इडियट के अंदर देखा होगा बेटा, 3 इडियट के अंदर वो राजू जो रहता है और फरहान कुरैशी जो रहता है, उनकी रिक्रूटमेंट के लिए वो आते हैं, वो कैंपस रिक्रूटमेंट होती है, यानी कि आपके ग्रेजुएशन होने से पहले ही आपके पास क्या होती है बेटा, नौकरी होती है। लेकिन ये चीज़ पॉसिबल बड़े बड़े कॉलेजेस में होती है, जिसके लिए एक अच्छी क्वालिफिकेशन, एक परसेंटेज आपको चाहिए होती है। कैंपस रिक्रूटमेंट वो पार्ट है जब कॉलेजेस और इंस्टीट्यूशंस के अंदर आके आपको आपकी ग्रेजुएशन होने से पहले ही आपके हाथ में नौकरी आ जाती है। गेटिंग माई पॉइंट? उसके बाद होता है रिकमेंडेशन ऑफ एम्प्लॉइज। देखिए क्या होता है, जैसे बहुत बार रिकमेंडेशन भी काम करती है, रेफरेंस भी काम करता है। जैसे कोई वैकेंसी आई है तो आपसे पूछा गया कि आपको ऐसा बंदा बताएं जो आपके नॉलेज में हो, जिस काम को अच्छी तरीके से कर पाए, और आप उसके बैकग्राउंड को अच्छी तरीके से जानते हैं, तो आप रिकमेंड कर देते हैं कि हाँ ये नंबर लीजिए या ये बायोडाटा लीजिए या रेज्यूमे लीजिए, आप इस पर्सन से बात कर सकते हैं, ही और शी इज़ दी मोस्ट एक्सपीरियंस्ड वन, तो आप इनसे बातचीत कर सकते हैं, जो हमें काम करवाना है उस काम के लिए बंदा फिट बैठता है, तो आप इसको भी हायर कर सकते हैं। तो रिकमेंडेशन भी होता है एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज के जरिए, जिसमें आप एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं। एक होता है लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स। देखिए लेबर कॉन्ट्रैक्टर जो होते हैं, जो लेबर के बड़े बड़े ठेकेदार होते हैं, उनके लेबर से अच्छी खासी जान पहचान होती है, तो जब उन्हें कोई भी अनस्किल्ड लेबर्स की रिक्वायरमेंट होती है, शॉर्ट नोटिस पर वो प्रोवाइड करवा देते हैं बिना किसी दिक्कत के। एडवर्टाइजमेंट हमने पढ़ लिया, लेकिन ये एडवर्टाइजमेंट ऑन टेलीविजन है। टेलीविजन के जरिए आप मास लेवल ऑफ सोसाइटी तक पहुंच सकते हैं, अपनी पर्टिकुलर जॉब के बारे में पूरा डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा एप्लीकेशंस आपके पास आएंगे और जैसा बंदा आपको चाहिए वो आप हायर कर सकते हैं। और लास्ट होता है आपका वेब पब्लिशिंग। इंटरनेट आज के टाइम पे एक मोस्ट कॉमन मेथड है, जैसे लिंक्डइन है, लिंक्डइन भी इसी का ही पार्ट है, जिसमें है ना रोजगार वाला जो पार्ट होता है, इंडीड वाला जो पार्ट होता है, वो सारा का सारा इंटरनेट के जरिए जब रिक्रूटमेंट निकाली जाती है, जैसे naukri.com है, तो बहुत सारी कंपनीज उन पर्टिकुलर वैकेंसीज को इन इंटरनेट या इन सोशल मीडिया वाले पोस्ट पे डाल देती है, ताकि जिसको भी नीड है वो उसे देखे, वहीं पर ये अप्लाई करे। उसके बाद उसके पास कॉल आ जाता है, टेस्ट डेमो जो भी होना होता है वो होता है, और वो फाइनली क्या हो जाता है बेटा, सेलेक्ट हो जाता है। तो वेब पब्लिशिंग यानी कि इंटरनेट भी आज के टाइम पे नया सोर्स है, एक्सटर्नल सोर्स है रिक्रूटमेंट का, जो कि बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग है। सो दीज आर द एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में बेटा हम इसके एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस और हमारा सेकंड एलिमेंट सिलेक्शन के बारे में पढ़ेंगे। कोई भी डाउट हो आपको इस लेक्चर से रिलेटेड, कमेंट सेक्शन में अपने सवालों को छोड़ दें। जल्दी ही मिलूंगा आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहें, मस्त रहें। थैंक यू।